नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अधिवेशन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और फिल्म तांडव को लेकर कहा कि बीजेपी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर वो तांडव ना करे। बीजेपी इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि सरकार किसान के मुद्दों को खत्म करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, एनआईए से जांच करवाई जा रही है। वहीं कृषि कानून को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए डेथ वारंट जारी किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे याद है कि मैं रथ से भी यहाँ आया था, तब इतने बिल्डिंगें नहीं बनी थी। जब पहली बार रथ से आया था, आप में से शायद कुछ लोग रहे होंगे, और इसीलिए मैं फिर आया लौट करके यहाँ, फिर लौट करके आया कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बने, इसीलिए यहाँ से हमने रास्ता किया। समाजवादी चिंतन शिविर में समाजवादी पार्टी ने बसपा के एक बागी सांसद को से मिलकर के एक संदेश दे दिया है। बागी न कहिए उन्हें, ये कहिए कि उन्हें निर्णय अच्छा लिया। कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि बसपा ने मुझे बागी करार दिया है। कल उन्होंने क्योंकि उनके अपना सिद्धांत है, तो इसलिए उन्होंने इस बात का फैसला लिया। अच्छी बात है। क्या वो समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं? ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने जोड़ने की कोशिश की है और लगातार हम लोग जोड़ रहे हैं। आप देख रहे हो लखनऊ में कि समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम चल रहा है। जो आएगा हम स्वागत और सबको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हम पे गुंजाइश है एडजस्ट करने की। सर, विधान परिषद चुनाव में क्या कहेंगे? क्या चीज? देखिए, सवाल वो नहीं है। अब हमारे दल की जाने कहाँ घूम रहे हैं? नहीं, हमारे दल की भी तो घूम रहे हैं जाने कहाँ। तो ऐसा नहीं है। हमारा काम है समाजवादी पार्टी में जोड़ना। जब भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं कर रही, हर एक को जोड़ रही है, कैसे लोगों को ले लिया उन्होंने। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव जब से रिलीज हुई है तब से ही सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। इस वेब सीरीज पर हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में एसआई अमरनाथ यादव ने डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, राइटर गौरव सोलंकी सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में नजर आ रही है। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस के 4 अफसरों की टीम आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई भी रवाना हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में सीरीज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसे बायकॉट करने की मांग की थी। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम को नोटिस देकर इस सीरीज को लेकर निर्माता से स्पष्टीकरण भी मांग लिया है। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर विवाद लगातार जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मुंबई भी रवाना हुई है। ये वेब सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों से पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। वहीं वेब सीरीज तांडव पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरह से उस सीरीज में और उसमें तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं, वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से, जो बॉलीवुड में है। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। हमारे देश में यह नहीं चलेगा। बर्ड फ्लू से प्रदेश में अलर्ट लगातार जारी है और खान पान में एहतियात का निर्देश दिया गया है। पशु विभाग और खाद्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि मुर्गा या मीट के अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एक्शन लेते हुए राजधानी लखनऊ में लगभग 200 मुकदमे भी पंजीकृत कराए गए। इसी पर खाद्य विभाग की कार्रवाई और सतर्कता को लेकर हमारे संवाददाता प्रणवीर कुमार पांडे ने डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। लगातार
दस्तक उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर हो चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिहित अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि खाद्य विभाग से हैं। सर, बर्ड फ्लू लगातार दस्तक दे रहा है, अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में इसको रोकने के लिए खासकर आपके फूड डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बर्ड फ्लू के मद्देनजर जिले के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करें तथा जो अवैध दुकानें चल रही हैं मांस मुर्गे की, उन पे जो है नियमानुसार कार्रवाई करके बंद कराएं उनको। सर, अभी तक लगभग कितनी दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई है? और सर, अक्सर देखने को मिला है कि जो गली है, गली कुचड़ में अगर आप मेन चौराहे पे किसी प्रकार कोई कार्रवाई करते हैं तो गलियों में लेके चले जाते हैं और खुले में मुर्गे और मुर्गी और बच्चे, मतलब जो बकरे हैं, इसको काटने का कार्य किया जा रहा है। तो प्रभावी कार्रवाई किस तरह से किया जा रहा है आपके विभाग की तरफ से? देखिए, खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित भ्रमण पे रहते हैं। इस दौरान अगर ये अवैध दुकानें पाते हैं उनको बंद कराएंगे और अपने निरीक्षण के आधार पे उन पे मुकदमा करते हैं। उसके अतिरिक्त हमने सूचनाएं संबंधित थानों में, नगर निगम को भी देते हैं कि इन दुकानों पे नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए। देखो सर, कितनी दुकानों पर मुकदमा अभी तक आपके विभाग की तरफ से कराया गया है? खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग द्वारा लगभग 200 मुकदमे बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी दुकानें चल रही हैं उनके खिलाफ किया गया है। सर, अक्सर देखा गया है कि जब होली आता है, दिवाली आता है, तो अक्सर आप खोया मंडी में आपकी टीम पहुंचती है, खोए पे छापेमारी की जाती है। लेकिन ये जो दूध का कार्यक्रम है, ये लगातार चलता रहता है, क्योंकि दूधिया से लोग दूध लेते रहते हैं, अपने चाहे चाय में उसको यूज करें, चाहे खाने पीने में यूज करें, चाहे बच्चों को पिलाने के रूप में यूज करें। तो ये जो दूध की प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। इसमें लगातार कई बार शिकायतें भी आती हैं कि कुछ लोग इसमें मिलावट करते हैं। तो दूध को लेकर के किस तरह से आप सतर्कता बरत रहे हैं या किस प्रकार से कोई अभियान चलाया जा रहा है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट 2 संवेदनशील इशू हैं जिनका शासन से लेके हर स्तर पे मॉनिटरिंग होती है। और होली दीपावली का अभियान तो डिमांड और सप्लाई को लेके होता है। मिल्क का अभियान हमेशा हर महीने चलता है और हर महीने हम लोग इस पे कार्रवाई करते हैं। सर, अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि ये जो खाद्य पदार्थ है, जैसा कि आपने कहा कि इस पे लगातार दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन सर, ये बर्ड फ्लू अपना पांव पसार रहा है। आप खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं, तो ऐसे में लोगों को, आप जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, जिससे वो इस गंभीर बीमारी से बचें? जागरूक रहें और स्वतः जो है चीज़ों को पढ़ें। समाचार माध्यमों में सूचनाएं दी जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दी जा रही हैं, तमाम इसके एक्सपर्ट राय देते हैं, उनको पढ़ें, उन्हीं अनुसार अपना व्यवहार करें, उसी अनुसार अपना व्यवहार करें। और हमारी समझ में तो इससे जो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर सुरक्षा ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जो भी अवैध तरीके से दुकानें चल रही हैं, चाहे वो चौराहे पर हों, चाहे बाजार में हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको अगर वो उस कार्रवाई से नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं 200 मुकदमे खाद्य सुरक्षा विभाग से अब तक लखनऊ में कराए जा चुके हैं, जो कि एक ज़्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि 200 मुकदमे कम नहीं है। इतने में लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो साफ तौर पर कहा कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए आपको भी सतर्क रहना जरूरी है। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। सहारनपुर में केंद्रीय संयुक्त सचिव स्वास्थ्य और IAS अधिकारी लव अग्रवाल के भाई अंकुर अग्रवाल की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई है। उनका शव सहारनपुर के पिलखनी क्षेत्र में बरामद किया गया है। पुलिस ने उनके शव के पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। मृतक अंकुर अग्रवाल जिले के जाने माने CA KG अग्रवाल के बेटे थे। अभी पुलिस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस तेजी से कार्रवाई भी कर रही है। जिस जगह अंकुर अग्रवाल का शव बरामद हुआ वो जगह सहारनपुर शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। बुलंदशहर के जीतगढ़ी शराब कांड मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी और मिल गई है, जहां पुलिस ने इनामी आरोपी यादराम को गिरफ्तार कर लिया है। यादराम पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद की है।
दरअसल सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग बीमार हो गए थे। इसके बाद से ही आरोपी यादराम फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में नौकरी के नाम पर लड़कियों को झांसा देकर उनका शोषण करने और फिर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आफताब ने बस्ती जनपद के रुदौली की रहने वाली 2 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में यह पता चला है कि आरोपी आफताब ने हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए पहले दोनों लड़कियों को मथुरा में रखा, फिर नौकरी के बहाने उनको मेरठ ले गया। मुरादाबाद के भगतपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने युवती से 1 साल तक दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवा दिया। वहीं शादी से इनकार पर युवती ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं युवती के गर्भपात की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही है। पहली बात तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के सुरक्षा संरक्षण पुनर्वासन की बात करता है, और हमारा मामला केवल संज्ञान लेने का है और संज्ञान लेकर हम उसकी जांच कराते हैं। तो अभी ये थाना भगतपुर के वो पीड़िता रहने वाली है, ऐसी जानकारी में आया है, और एफआईआर भी कोई दर्ज हुई है, लेकिन वो जानकारी प्राप्त करने पर ये पता लगा कि वो यहाँ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसके विषय में जानकारी हम करेंगे, इसके विषय में आयोग की तरफ से पत्र भेजकर और इसकी गहराई से जांच होगी और जो भी विधिक कार्रवाई संभावित है इन संस्थाओं के द्वारा वो की जाएगी। ये मारूफ है, आरिफ का लड़का, हाँ रतनपुरी में रहता है, करीब घर। मैं दिल्ली में रहता था। आपको जब पता चला तो आपने क्या किया? तो जब मैं आया तो मैंने जो है यहाँ पर आके देखा, और देखने के बाद ये सब मुझे रिपोर्ट मिली। उसके बाद फिर मैं मुरादाबाद गया, कप्तान के साथ गया, कप्तान साहब के पास। तो उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने हमें भेज दिया मेला थाने। तो वहाँ हमने एफआईआर कटा दी। उसके बाद हमारी 1-1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। ये 1 साल से चल रहा था। क्या कहता था आपसे? कहता था कि शादी करूँगा, और मेरे साथ गलत करता रहा। फिर मैं पेट से हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसने मुझे दवाई ला के दी कि साहब दवाई खा ली मैंने। फिर गैस दवाई खाने के बाद मैं बेहोश हो गई, खून छूट के सब काम हो चुका था। फिर उसने शादी करने से मना कर दी। मेरे घर वालों को जब निकाह के लिए गए उसके घर, तो उसने उसकी माँ ने धक्के मार के, उसके भाई ने धक्के मार के मेरे घर वालों को निकाला, भाभी को, और अम्मी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, आप भी देखिए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है और संक्रमण से के कारण होने वाली मृत्यु भी कम हुई है। प्रदेश में पहली बार 9000 से कम मामले अब हैं। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन का बहुत तेजी से ड्राइव चला रही है, जैसा बताया गया, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि समय अनुसार सभी तैयारियों के हिसाब से क्रमवार वैक्सीन जिस लक्षित समूह को लगाई जानी है वो समय से लगती रहे। और उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश है। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन उत्तर प्रदेश द्वारा लगाई गई हैं और ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। सबसे अनुरोध है कि वैक्सीन के संबंध में किसी प्रकार की अफवाहों पर यकीन न करें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। सरकार द्वारा सभी इंतजाम करने के बाद सभी नियमन जो भी डॉक्टर के प्रोसीजर हैं उसके अनुसार प्रक्रिया के हिसाब से इसे सभी संबंधित को लगाया जाएगा और वो क्रमवार लगाया जाएगा। क्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिया है कि उस क्रम को भंग नहीं किया जाएगा। जिस क्रम में भारत सरकार ने निर्देशित किया है वैक्सीन का लगाया जाना, उसी क्रम में उसे लगाया जाएगा। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारीगण
और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उन्होंने भी निरीक्षण किया था। वैक्सीन जो वैक्सीनेशन हो रहा था, वैक्सीन लगाए जाने का कार्य हो रहा था, तथा सब लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरा प्रोटोकॉल जो उसकी शर्तें हैं, जो उसके व्यवस्थाएं हैं, वो समुचित होनी चाहिए और इसका निरंतर अनुश्रवण भी किया जा रहा है। ये भी आपको बताया गया कि अगली जो है वो 22 तारीख को अगला चरण लगेगा और उसके बाद प्रत्येक बृहस्पति और शुक्रवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 फरवरी से जो पहले चरण वाले हैं उनको दूसरे चरण की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और प्रक्रिया धीरे धीरे सभी वर्गों तक, सभी पक्षों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा जो विशेष रणनीति अपनाई गई है कोरोना से लड़ाई की, वो उसमें जो अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्रदेश सरकार और उसकी जो एजेंसीज हैं, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, ये घर घर तक जाकर और संक्रमण के लक्षणों का पता लगा रहे हैं, परिवारों से पूछ रहे हैं और ये पूरे देश में एक अपनी तरह की अलग एक रणनीति है। इसके अंतर्गत अभी तक देश में सबसे अधिक 15 करोड़ 20 लाख परिवारों तक सरकार की मशीनरी पहुंची है, उनका हालचाल लिया है, संक्रमण के बारे में जानकारी ली है और सबसे अधिक 2 करोड़ 63 लाख टेस्ट भी उत्तर प्रदेश में कराए गए हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग लगभग 18 करोड़ लोगों तक पहुंचा है 24 करोड़ में से, और ये प्रक्रिया जारी है और कुछ समय बाद 24 करोड़ लोगों तक हमारी सरकारी मशीनरी पहुंचेगी, उनसे संक्रमण का हालचाल लेगी, उनके लक्षणों के बारे में पता लगाएगी। यदि लक्षण है तो उनका तुरंत इलाज कराया जाएगा, उन्हें तुरंत समुचित उपचार दिया जाएगा। ये इसी रणनीति का नतीजा है कि आज कई प्रदेशों में संक्रमण बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये संक्रमण घट रहा है और काफ़ी सीमित अवस्था में है और इसी रणनीति के चलते अब ये लगातार घटेगा और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही जो हमारी कोरोना की तरफ जो लड़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो लड़ी जा रही है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कमी आई है और गतिविधियां सामान्य हो गई हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां सामान्य चल रही हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 379 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वालों की संख्या 622 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 8,631 है। संक्रमण प्रारंभ होने से लेकर अब तक जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर संक्रमण मुक्त हुए, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,79,693 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,580 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 24 घंटे में केवल 4 मृत्यु रिकॉर्ड की गई, जो कि 6-7 महीने की लोएस्ट है। कल प्रदेश में 1,10,403 सैंपल्स की जांच हुई है और अब तक कुल मिलाकर 2,63,25,197 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो एक्टिव केसेस हमारे 8,631 हैं, उनमें से 2,948 होम आइसोलेशन में हैं और 823 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था के L1, L2, L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में 65,568 कोविड हेल्प डेस्क कार्य कर रहे हैं और इनके माध्यम से अब तक 12,17,880 लक्षणात्मक लोगों की पहचान की जा चुकी है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, अगला चरण 22 जनवरी को होगा और उसके पश्चात 28 और 29 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा।
यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात 22 जनवरी के पश्चात प्रत्येक सप्ताह में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड का वैक्सीनेशन हुआ करेगा। वैक्सीनेशन के संबंध में और वैक्सीन के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा झूठी खबरें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर आम जनता को, आम जनमानस को बिल्कुल भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 वैक्सीन लगाए जा रहे हैं दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों ही असरदार हैं, और जो हम लोगों ने पहले दिन 22,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया, जो फर्स्ट डोज दी गई, वो देश में किसी भी प्रांत की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। बुलंदशहर के सदर तहसील भटवारा में मनरेगा मजदूरों ने भुगतान न होने से प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनरेगा मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तकरीबन 200 मजदूरों ने गांव में चल रहे मनरेगा के तहत काम किया था, जिसका भुगतान ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने अब तक नहीं किया है। वहीं शिकायत के बाद आलाधिकारी मजदूरों को सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टालते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मजदूरी नहीं मिली तो वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने किला थाना क्षेत्र के चौधरी तालाब से नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाकर तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा कर दिया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है और आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से नकली इंजेक्शन बनाने का काम करते आए। उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी से प्रत्याशी धनवीर प्रजापति से हमारे संवाददाता ने खास बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 विधान परिषद के प्रत्याशियों का नामांकन आज करा दिया है। उसमें धनवीर प्रजापति जी भी हैं, उनका वो भी एमएलसी पद के उम्मीदवार हैं। धनवीर जी, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आज नामांकन आप लोग दाखिल कर दिया, क्या तैयारी है? देखिए, आभार व्यक्त करूंगा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और हम पहले तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है निष्ठापूर्वक निर्वहन किया, आगे भी निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और केंद्र प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको धरातल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान हम लोग देंगे और संपूर्ण समर्पित भाव से पार्टी के लिए, निष्ठा के लिए काम करेंगे। जो भी निर्देश होगा वो काम करेंगे। क्या लगता है 10 सीट जीत कर आएंगे? इसमें संशय कहाँ है, 100%। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 10 उतारे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी कोई समर्थन आप लोग करेंगे कहीं दूसरे प्रत्याशी के लिए? अरे ये सवाल आप उनसे करिए। हम जो है 10 पूर्ण हो रहे हैं और हमारे इतने विधायक हैं कि हम 10 जीत रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम सरकार बनाएंगे, धरातल पर जाकर काम करेंगे, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाएंगे और आगे सरकार बनाएंगे। ये थे धनवीर प्रजापति, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे की हमारी रणनीति मजबूत है और हम कहीं ना कहीं 10 सीट जीत कर आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। और आगे की रणनीति की बात करें तो आगे भी हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे 2022 में। कैमरा पर्सन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने बीजेपी से प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी से भी खास बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन आज करा दिया। उसमें एक नाम सुरेंद्र चौधरी जी का है। हमारे साथ एमएलसी पद के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी जी, क्या तैयारी है इस बार, क्या लगता है जीत कर आएंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव रहे चाहे 2017। भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण तरीके 2017 से लेके अभी 21 फिर 22 कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एकदम चुनाव लड़ने के लिए और हमारे कार्यकर्ता हमेशा कमर कसे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा सफल रहेंगे। चुनाव हम लोग की जीत है, बाकी कहीं कोई पार्टी है नहीं। रणनीति हम लोग हमेशा तय संगठन तरीके से पूरा काम हो रहा है बूथ स्तर पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, आप लोग ने 10, आपके 10 उतरे हैं। समाजवादी पार्टी एक अंकों की गणित की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक जीत के आ रही है, एक कैसे जीतेगी, क्या समर्थन करेंगे आप लोग?
हम लोग कहे समर्थन करेंगे, 10 हमारे पूर्ण तरीके से जीते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी वो जाने, उनसे पूछिए सपा बसपा वाले क्या करते हैं क्या नहीं, कोई मतलब नहीं मेरे समझ में आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी सब ठीक है। 22 आपके 21 में त्रिस्तरीय चुनाव होगा, उसके बाद 22 तैयारी हो, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के। 24 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे की रणनीति हमारी मजबूत है और आगे की हम कहीं ना कहीं चुनाव जीतेंगे। और साफ तौर पे जो हमारी रणनीति की बात करें तो 2022 से लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारी रणनीति मजबूत है और हम जल्दी कहीं ना कहीं जीत कर आएंगे। कैमरामैन मुश्ताक साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।